डॉक्टर राकेश, आपसे ही शुरुआत इसलिए कर रहा हूं, और मैं आज के राय साहब को भी ले आया हूं। अच्छा, वो बात मैंने बताना भूल गया, मैं दोनों लोग आज क्यों खुश हैं ये जरा मैं बता दूं। कांग्रेस इसलिए खुश होगी आज, और इंडिया अलायंस इसलिए खुश होगी कि आज इलेक्शन अनाउंस हुआ है, और इससे अच्छा स्टार्ट नहीं मिल सकता है। कल शिवाजी पार्क में इंडिया अलायंस की मीटिंग हो रही है, जहां से एक तरह से उनको एक स्टार्ट कल सुबह ही से मिल रहा है। तो मेरे ख्याल में उनके लिए इससे अच्छा टाइमिंग के हिसाब से, वो अगर खुद भी इसको स्क्रिप्ट करते तो इससे अच्छा टाइमिंग नहीं देते। बीजेपी और मोदी जी इसलिए खुश होंगे कि भैया कम से कम ये सुप्रीम कोर्ट की बला टली, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट तो इलेक्टोरल बॉन्ड के पीछे पड़ा है, डेट लगी हुई थी, इलेक्शन कमीशन मालूम नहीं क्या क्या, क्योंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, अब तो ये इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, और अब वो 4 जून को ही ये मामला खत्म होगा। क्योंकि एक डर ये था कि मालूम नहीं सोमवार को मंगलवार को बहुत इंपॉर्टेंट केसेस लगे हुए हैं, उसमें जैसा मूड आजकल चल रहा है सुप्रीम कोर्ट का, उस मूड में कहां कहां वो डंडा चलाने लगे। तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी राहत की सांस ली होगी कि भैया अब एमसीसी लग गया, अब कुछ नहीं, अब इलेक्टोरल बॉन्ड ऑन कुछ ना कुछ किया जाएगा। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अगर चेयरमैन साहब आज के तारीख में उनका कुछ होता है तो हो, तो उन्होंने भी तो जो भी किया था, उनको इससे क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर राकेश पाठक, मैं शुरुआत इसी से दोनों चीजों से कर रहा हूं। इलेक्शन आज के लिए कम से कम हेडलाइंस अब इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं रहेंगी, एक तो राहत है बीजेपी को इस बात की, लेकिन ये 7 फेज का इलेक्शन और इलेक्शन को लंबे समय तक ले जाना, 73 दिन का टोटल इलेक्शन प्रोसेस है, 20 मार्च से 4 जून तक, और जितना लंबा इलेक्शन होता है उतना महंगा इलेक्शन होता जाता है। तो दोनों चीजों पे आप कैसे देख रहे हैं? अंतोगत्वा इलेक्शन अनाउंस हो गया। डॉक्टर राकेश पाठक। देखिए, आज की जो घोषणा है उसमें 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण दिखाई दे रही हैं मुझे। एक तो बहुत लंबे चरण में, बहुत लंबे समय में चुनाव संपन्न कराया जा रहा है। स्वाभाविक तौर पर जो पार्टी सत्ता में होती है, और खास तौर से इस वक्त जो माननीय मोदी जी और अमित शाह जी का जो तंत्र है, उसके लिए इतना लंबा वक्फा, इतना लंबा समय अपने हित में बहुत सारी चीजों को मोड़ने के लिए पर्याप्त होगा। मुख्य चुनाव आयोग दावा कर रहे हैं कि सुरक्षा कारणों से कई संवेदनशील क्षेत्र होते हैं, इसलिए इतने लंबे चरणों में कराया जा रहा है। पहली बात तो ये है कि एक तरफ आप दावा कर, ये राकेश कुमार साहब, आपको मैं मुझे बैन, अभी आप ये काहे के लिए कि उसको बार बार वो कर रहे हैं, दिक्कत होती है इसमें उसको। क्या कह रहे हैं जी चलिए, क्या कह रहे हैं, क्या ईवीएम मशीन हटाओ, देश बचाओ। अब इसको 2 बार हो अब गया, 4 ईवीएम बार हो तो गया। दूसरी बात यह है, वो जो भी हमारे दर्शक हैं उनसे निवेदन यह है कि अब चुनाव का ऐलान हो चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है। दुनिया की कोई ताकत अब इस निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित या परिवर्तित नहीं कर सकती। चुनाव ईवीएम से ही होना है। आपको नई चुनाव में भाग लेना मत लीजिए, विरोध में जो करना है वो करिए। और एक तरीका सुझा दिया है ट्विटर पे हमारे एक मित्र ने, आप थोड़े ज्यादा प्रत्याशियों का नामांकन करा दीजिए। एक ईवीएम में 16 नाम आते हैं, आप एक एक संसदीय क्षेत्र में 50-50 और नामांकन करा दीजिए। कौन सा बहुत बड़ा खर्चा है? आफत आ जाएगी चुनाव आयोग की, चुनाव करवा ही नहीं पाएगा वो, क्योंकि उतने नाम उसमें समाहित नहीं हो सकते। कितने पैनल लगाएंगे, कितनी मशीनें लगाएंगे? वो एक किसी ने ऐसे सुझाव दिया है, एक विद्वान हमारे साथी उन्होंने। लेकिन फिलहाल जो बात चुनाव की घोषणा में चल रही है, 2 बातें इसमें बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ तो मुख्य चुनाव आयुक्त ये दावा कर रहे हैं कि पिछली बार न्यूनतम हिंसा हुई थी। बेशक हमारे चुनाव के तंत्र में, चुनाव की गतिविधियों में हिंसा लगातार कम हुई है। पैरामिलिट्री फोर्सेस के लगने से, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, सबके सचेत होने से और धीरे धीरे लोगों के जागरूक होने से भी। तो अगर आप ये दावा कर रहे हैं कि चुनाव में हिंसा कम हुई है, न्यूनतम हिंसा हो रही है, तो फिर इस बार आपको 7 चरणों में मतदान कराने की क्या जरूरत थी? 4 या 5 चरण में, 3 चरण में, 4 चरण में क्यों नहीं करा सकते? कौन से संवेदनशील क्षेत्र हैं? उनकी सूची मेरी जानकारी में नहीं है अभी कि उन्होंने ये बताया हो कि देश में 543 में 50 संवेदनशील क्षेत्र हैं। तो भाई 50 संसदीय सीटों पर पूरे के पूरे एक संसदीय सीट में 20 लाख से ऊपर मतदाता होते हैं, 7 से 8 विधानसभा क्षेत्र होती हैं। तो क्या एक संसदीय क्षेत्र में, एक संसदीय सीट में सारे विधानसभा क्षेत्र संवेदनशील हैं हिंसा की दृष्टि से? अगर हाँ, तो उनकी सूची बताई जाए, और अगर नहीं
तो सुरक्षा के नाम पर इतना लंबा चुनाव कार्यक्रम तो समझ से बाहर है। वो सीधे सीधे सत्ता में बैठे लोगों की मदद के लिए है कि वे जो चाहे वो कर सकते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, आप संचार के साधन है, आवागमन के साधन है, हवाई जहाज है, हवाई अड्डे हैं, रेल है, सब कुछ है। आप पैरामिलिट्री फोर्स को एक चरण के बाद दूसरे चरण में भेजने के लिए कोई बहुत बैलगाड़ियों पर नहीं जाना है, बहुत आसानी से हो सकता है। आपने ठीक कहा, उत्तर प्रदेश में 7 राज्यों में और छोटा राज्य उससे आधी सीटों वाला चरणों में, वहां भी 7 चरण में। मध्य प्रदेश में 29 सीटें, 4 चरणों में मतदान हो रहा है। तो कुल मिलाकर एक तो इसके पीछे स्पष्ट मंशा दिखाई देती है कि सरकार चाहती है कि वो अपने संसाधन आसानी से सब जगह हर चरण में झोंक सके। जम्मू कश्मीर का आपने जिक्र किया, एक सभ्य और लोकतांत्रिक देश में किसी राज्य विशेष के नागरिकों को, वहां के मतदाताओं को अपने द्वारा निर्वाचित सरकार से वंचित रखना भी लोकतंत्र के प्रति अपराध है। वर्षों से चुनाव नहीं हुआ। एक तरफ आप दावा करते हैं कि कश्मीर में अमन चैन है, सब कुछ है, अपने विदेशी मित्रों को, तमाम दुनिया के सांसदों को लाके घुमाते हैं शिकारे पर, दावा करते हैं वहां पर्यटन बढ़ गया, लोग जमीनें खरीद रहे हैं। कश्मीर से तो बहुएं लेके आनी थी हिंदी बेल्ट के लोगों को, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के लोगों को। फिर चुनाव क्यों नहीं करा पा रहे? आप 1000 प्रत्याशियों को सुरक्षा नहीं दे सकते। तो कश्मीर में चुनाव न कराना भी सरकार की बड़ी विफलता है। अब दोनों पार्टियों की जो तैयारी है उसमें आज के बाद ये समझ में आएगा। कल निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान के ठीक अगले दिन शंखनाद करने के लिए एक बड़ी आमसभा करने का अवसर है। दूसरी तरफ बीजेपी के साथ अब ये दिक्कत है कि अभी तक जो सरकारी संसाधनों से प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार कर रहे थे, उनके दौरे, उनकी व्यवस्थाएं जिला प्रशासन कर रहा था, उनके विज्ञापन, पूरे देश के अखबारों में 4-4 पेज के विज्ञापन भरे पड़े थे बीजेपी के, गूगल से लेकर और ट्विटर और फेसबुक तक। तो सारे हिंदुस्तान में जो विज्ञापन पटे पड़े थे वो आज रात से हटना शुरू हो जाएंगे, होर्डिंग्स भी हटेंगे। पहाड़ों पे, पत्थरों पे लिखा हुआ है अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, उनको भी कहीं ना कहीं से पोतना पड़ेगा सर। आप देखा, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं सर। सैनी साहब, मैं पूरे तमाम जगह घूमता हूँ, ऐसी ऐसी जगह सर, वहां अरब सागर में, मुंबई के आगे अलीबाग एक जगह है, उसके आगे एक समुद्र में किला है, उस किले पर बीजेपी के झंडे लगे हुए थे, छोटी सी झोंपड़ी में एक। तो वो सब हटेंगे अब इस चुनाव आचार संहिता में। लेकिन वो आचार संहिता का अंतिम एक मिनट और लूंगा आनंद सर। आपने जो कहा कि एमसीसी का मतलब मोदी मोड ऑफ कंडक्ट है, इसके उदाहरण पिछले कई चुनावों में, 2 चुनाव में देख चुके हम लोग, कई नहीं 2 में। माननीय प्रधानमंत्री मतदान करने के बाद 100 मीटर के घेरे में चुनाव चिन्ह दिखाते हैं, चुनाव आयोग कुछ नहीं कहता। वोट डालने के बाद अपना रोड शो करते हैं, उसी क्षेत्र में, उसी शहर में, मतदान केंद्र के बाहर पैदल चलते चले जाते हैं, रोड शो हो जाता है पूरा का पूरा। एक जिले में एक सीट पर मतदान हो रहा होता है, उससे लगे हुए, सिर्फ सीमा से लगे हुए दूसरे राज्य में वे किसी फ्लाईओवर या रोड का उद्घाटन करने के लिए चले जाते हैं। तो उन पर ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू नहीं होता, इस बार भी नहीं होगा। चुनाव आयोग में किसी की हिम्मत नहीं है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या बीजेपी के नेताओं को उनके आपत्तिजनक बयानों से लेकर उनकी कारगुजारियों तक कोई भी नोटिस दे पाए, कुछ नहीं कर सकते। चुनाव आयोग सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी के लिए बना हुआ है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, उन पर अंकुश लगाने के लिए। जी आनंद जी। मैं डॉक्टर राकेश, मेरे एक दर्शक हैं, वो एक ऐसी बात कर रहे हैं, क्योंकि ये बात कल से चल रही है और ये बात बीजेपी के आईटी सेल में बहुत कस के फैलाई जा रही है। वो कह रहे हैं टोटल इलेक्टोरल बॉन्ड फंडिंग 20,000 करोड़ का 350 पार करने वाली जनता का सत्ता के पास केवल 6,000 करोड़। मतलब बीजेपी को, जो कल अमित शाह कह रहे हैं कि हमारे 303 एमपी थे इसलिए हमें 6,000 करोड़। हालांकि ये झूठ बोलने का एक, कुछ लोग बायोलॉजिकल लायर होते हैं। ये तो इन्होंने पूरा अभी तक वो नहीं दिया है, ब्यौरा नहीं दिया है। ये जो 6,000 करोड़ आया है, ये उस 11-12 हजार करोड़ का है जो अभी तक दिया गया है। ये पूरा हिसाब किताब नहीं दिया गया और उसमें अभी बहुत से लूज एंड हैं जो मंडे को क्लियर हो जाएंगे। मैं डॉक्टर राकेश आपसे 2 चीजें पूछ लूं जल्दी से।
ये क्या लॉजिक है कि हमारे 303 एमपी हैं तो हमें 6000 करोड़, मतलब ये कोई घूस लेने का रेट है क्या? और एमपी इतने दे दो। ये तो हम घर में सुने थे कि खाना ना खाने को जाता है, बाप कहते कितने लोग हैं, कितने लोग हैं, लो लो 10-10 रुपया ले लो, मतलब ये घूस का रेट है। दूसरी बात जो ये लोग एक और कही जा रही है कि भाई सब लेते हैं, सब लेते हैं, लेकिन मोटी बात यह है जिसको बिना सब चोरी करते हैं, लेकिन जो पकड़ा जाता है चोर वही कहलाता है। तो पकड़ा तो सुप्रीम कोर्ट ने है, सुप्रीम कोर्ट आपको अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इलीगल कर रहा है, तो आज सब लेते हैं, सब लेते हैं से क्या मतलब है भाई? और जो राहुल गांधी ने कल बहुत स्पष्ट कहा कि हम पावर ऑफ अथॉरिटी पे नहीं बैठे, हम किसी को टेंडर नहीं दे सकते, हम किसी का ईडी नहीं भेज सकते, हम किसी का सीबीआई नहीं भेज सकते। और उनका बेसिक ऑब्जेक्शन यह है कि आप ईडी सीबीआई को भेज के पैसा उगाही का काम कर रहे हैं। दे हैव बिकम अ इंस्ट्रूमेंट, वो एक आपके उस लार्जर उसका वो हो गए कि कैसे पैसा उगाही किया जाए। डॉक्टर पाठक इस पे भी है, 303 एमपी है तो वहां हम 6000 करोड़। जी, पहले बिंदुवार आते हैं। आपने जिस शब्द का इस्तेमाल किया, जयराम रमेश अक्सर नरेंद्र मोदी जी के लिए पैथोलॉजिकल लायर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो पूरा वैचारिक कुनबा है ये सिर्फ झूठ पर आधारित है। देश का गृह मंत्री एक चैनल के कॉन्क्लेव में सीधे कह देता है कि 14,000 करोड़ विपक्ष पर आए हैं, और एंकर एडिटर प्रतिप्रश्न नहीं करता कि कुल मामला ही 12,000 करोड़ का है। जिन्होंने कमेंट किया वे कह रहे हैं 20,000 करोड़ का है, हम 20,000 भी मान लेते हैं। लेकिन एक तरफ एक पार्टी को 6,000 करोड़ और बाकी 103 पार्टियों में से जो सुपात्र थी इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसे लेने वाली, उनका आंकड़ा। तीसरी बात जो आपने खुद ही कह दिया कि जिसके पास पावर है, जो किसी को उपकृत कर सकता है या दंडित कर सकता है, उसकी गुल्लक में उसके खाते में पैसे आना, और एक वो व्यक्ति जो सड़क पर है पिछले 9 साल से, जिसकी कोई हैसियत नहीं है, वो एक थानेदार नहीं भेज सकता किसी के घर पर। राहुल गांधी की हैसियत है क्या कि किसी के दरवाजे पर थानेदार भेज दें, किसी इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर को भेज दें? तो जिसके पास सत्ता है, जिसके पास राजदंड है, जिसके पास सेंगोल है, वो इस तरह से भयादोहन करके, ब्लैकमेल करके चंदा इकट्ठा कर रहा है। उसमें और उन लोगों में अंतर है। इसके बावजूद मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि अगर गड़बड़ है तो आप कार्रवाई विपक्ष से शुरू करिए। चलिए, कांग्रेस ने घोटाला किया, टीएमसी ने किया है, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कीजिए कि जिस तरह से उन्होंने बॉन्ड लिए हैं, या उन्हें जिन लोगों ने बॉन्ड दिए हैं उनके पास आईटी की टीम भेज दीजिए ना कि उनकी इतनी आय थी कि नहीं थी। वो जो मदन दास एसोसिएट या प्राइवेट लिमिटेड करके कलकत्ता की कंपनी है, जिसका कुल विशुद्ध मुनाफा 2 करोड़ नहीं रहा पिछले 3 वित्तीय वर्ष में, उसने 183 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे, उसी के यहाँ भेज दीजिए। चलिए, हो सकता है उसने टीएमसी को दिए हो, तो आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। जब आप ऐसी कोई कार्रवाई नहीं करते और झूठ के जरिए यह साबित करना चाहते हैं व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, और देश का गृह मंत्री झूठ बोलता है चैनल पर बैठकर, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी? एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु सर ने उठाया है, शशिभूषण सर ने। सर, मैं एक जानकारी साझा करना चाहता हूं। मैं बहुत ज्यादा नहीं जानता हूं इस बात को, लेकिन मान्य परंपरा तो यह है कि कोई भी कानून भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होता। ये बात सही है जो आपने कही, लेकिन एक अपवाद स्वरूप उदाहरण मेरे सामने है जो काले धन को लेकर और विदेशों से अर्जित आय को लेकर है। दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा था कि किसी भी व्यक्ति पर यह भूतलक्षी प्रभाव से, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इस पर कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने सर इस कानून को, काले धन संबंधी और डिस्क्लोजर संबंधी ये जो कानून है 2015 का, 16 का, तारीख भी मैं बता देता हूं, 1 अप्रैल 2016 से लागू होना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2015 से लागू करने की इजाजत दी। किसी लोगों के, किसी व्यक्ति या किसी संस्था के विरुद्ध यह कार्रवाई होनी होगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपवाद स्वरूप इसे भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने की इजाजत दी। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि आपका बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उस कानून को ही अवैध घोषित कर दिया, असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिस कानून के अंतर्गत ये इलेक्टोरल बॉन्ड आए और ये पैसा आया, चाहे वो किसी पर भी आया, सारी पार्टियों पर आया। तो अगर ये कानून, सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला भूतलक्षी प्रभाव से लागू हो, तो ये सारा धन जो इन पार्टियों के खाते में गया है, बॉन्ड किसी ने खरीदे, ट्रस्ट के जरिए पार्टियों तक गए, पार्टियों ने उनको भुना लिया,
तो ये पूरा धन ही काला धन घोषित हो जाएगा, अवैध हो जाएगा। और आपने बिल्कुल ठीक सुझाव दिया, मैं खुद सुझाव ये कल दे चुका था, या तो इसको राजसात करके भारत सरकार के फंड में जमा कर दिया जाए, या एक नया फंड बना दिया जाए। वो पीएम केयर जैसा नहीं, वो प्राइवेट फंड है, भले ही अशोक चिन्ह लगाकर उसको बना दिया गया पीएम के नाम पर, वो भी अपने आप में लगे हाथ ये भी अपन जिक्र कर लें, शायद इतिहास में उससे भी बड़ा, इससे बड़ा घोटाला वो निकलेगा कि एक पूरी तरह प्राइवेट फंड है, उसको आरटीआई के अंतर्गत जानकारी नहीं दी जा सकती उसकी, लेकिन बना वो भारत के राज चिन्ह पर है, प्रधानमंत्री के पद नाम पर है, पीएम केयर्स फंड, और कोर्ट में खड़े होकर सरकार कह रही है तो प्राइवेट फंड है। तो इस जो भी अकूत धन इसमें 12,000 करोड़ या 14,000 करोड़ या आईटी सेल के मुताबिक 20,000 करोड़, इस पूरे धन को राजसात करके प्राकृतिक आपदाओं के लिए कोई के निदान के लिए, उसके राहत सामग्री के लिए, राहत के लिए कोई ट्रस्ट या फंड बनाकर उसमें जमा कर दिया जाए। सबकी कमर टूट जाएगी, सारी पार्टियों की। और हमारे चुनाव जितने महंगे हुए हैं इसी चुनाव से, मैं तो कह रहा हूं सोमवार को सुप्रीम कोर्ट कह दे कि सभी पार्टियों खाते सीज किए जाते हैं, अब आप चुनाव लड़िए जैसे 50 और 60 के दशक में होते थे, बिना इतने अकूत धन को बर्बाद किए चुनाव लड़िए। तो यह सुझाव देश की जनता और लोगों के द्वारा, मैं तो कह रहा हूं विपक्ष भी इस बात को कहे, क्यों पैसा अवैध है, गलत तरीके से आया, इसलिए राजसात कर ले सरकार उसको, पर बीजेपी और मोदी जी न कर ले, वो सरकार के खाते में जाए। एक अंतिम बात, सर ने कहा कि उन्हें राज्यों की चिंता नहीं है, सर राज्यों की चिंता भी है। अनंत कुमार हेगड़े ने कहा है कि संविधान बदलना है, और संविधान बदलने के लिए न केवल राज्यसभा में बहुमत चाहिए, बल्कि देश के कुल राज्यों में से 20 राज्यों में अपनी सरकारें और बहुमत चाहिए। कोई भी संविधान संशोधन उसके बिना लागू नहीं होगा, इसलिए राज्यों की भी उन्हें चिंता है। जम्मू कश्मीर में नहीं करा पा रहे क्योंकि 370 हटाने के बावजूद अगर बीजेपी के पक्ष में वहां कोई परिणाम नहीं मिले तो बहुत हेठी हो जाएगी, इसलिए चुनाव नहीं करा।